नमस्कार विद्यार्थियों। हम इस टाइम पढ़ रहे हैं 18वीं क्रांति। हमने क्रांति के कारण पढ़ लिए, क्रांति का विस्तार पढ़ लिया, क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारी नेताओं, लीडरशिप और नेतृत्व करने वालों को पढ़ लिया, और क्रांति किस वजह से असफल रही वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज अब पढ़ते हैं क्रांति का परिणाम क्या रहा। क्रांति जो हुई उसका परिणाम क्या रहा। देखो, क्रांति तो हुई लेकिन क्रांति सफल नहीं रही, यानी असफल रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कोई परिणाम नहीं निकले। अगर क्रांति असफल रही तो उसके बड़े व्यापक तौर पर हमें परिणाम, उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं क्रांति के परिणाम। तो 1800 की जो क्रांति हुई थी वो किसके खिलाफ हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों का जो मेन स्पॉन्सर कौन था यहाँ पे? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ। तो इस क्रांति के परिणाम के बाद, इस क्रांति के बाद जो परिणाम निकले उसमें ये हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राज छीन कर क्राउन के अंडर में कर दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था ये क्या हो गया? इसका राज समाप्त हो गया। इस क्रांति के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन था, जो राज था, वो समाप्त हो गया। और जो राज था वो किसके अंडर में चला गया? वो क्राउन के अंडर में चला गया। क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन के अंडर में। अब का यहाँ पर कोई कंपनी का शासन नहीं है, अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार राज कर रही है। क्या किसके अंडर में चला गया? क्राउन के अंडर में। क्राउन का मतलब होता है वहां के राजा के अंडर में, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें राजतंत्रात्मक संविधान है, राजतंत्रात्मक लोकतांत्रिक। ठीक है, गणतंत्रात्मक नहीं है ब्रिटेन का। तो क्राउन वहां पर सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे ऊपर है, हेड है। तो क्राउन का शासन यहाँ पर, यानी ताज का शासन, या यूं कहे कि ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राज जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर क्राउन के अंडर में आ गया। और इसके साथ ही क्या किया गया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो जो समितियां थी वो सब समाप्त हो गई। अब क्या हुई? इसके साथ ही क्या होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब क्या हो गया? इनको क्या कर देंगे? सबकी समाप्ति कर दी। और इसके स्थान पर एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का। और ये जो नया पद बना था ये बना था 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। एक नया अधिनियम लाया गया इस क्रांति के बाद, जिस अधिनियम में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज छीन लिया गया। राज किसके अंडर में? क्राउन के। इस अधिनियम के तहत, और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? इनको सबको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये सब किसके अंडर में थे? ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे। तो अब कंपनी का राज ही समाप्त हो गया था, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसके तहत, इसके जगह एक नया पद लाया गया, भारत सचिव का, जो कि किसके अंडर में काम करता था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। इस एक्ट के तहत 1800 के बाद एक नया एक्ट लाया गया नए सुधार लाने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसके तहत, उसकी नीतियों के तहत, उसके जो व्यवहार था इंडिया में, उसने जो कार्य किए थे उसके परिणाम स्वरूप 1800 की क्रांति हुई थी। और जब एनालिसिस किया गया कि क्रांति क्यों हुई, तो उसमें ये पाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो नीतियां हैं उसमें काफी दोष विद्यमान थे। उसकी कमियों के कारण ही ये विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय जनता ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से क्या थी? असंतुष्ट थी। इस वजह से ये क्रांति हुई। और क्रांति के बाद जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के तहत इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर देते ये भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। अब नया पद बनाया गया भारत, एक नया बनाया गया भारत सचिव का, जो कि क्राउन के अंडर में काम करता था। ठीक है, और जो यहाँ पर गवर्नर जनरल था,
गवर्नर जनरल, इसको बदल कर क्या कर दिया गया, इसको कर दिया वाइसरॉय। क्या कर दिया गया, वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया, इसकी जगह वाइसरॉय नाम कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का पहला वाइसरॉय था। अगर इसको पूछा जाए कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अरे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। इसके टाइम पर क्रांति हुई, क्रांति के बाद अधिनियम लाया गया, इसके तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। तो भारत क्राउन का शासन आ गया, ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया, तो उसके तहत एक नया पद बनाया गया वाइसरॉय। और इस मतलब पद यही था, इसको नाम बदल दिया, वाइसरॉय कर दिया इसको, लॉर्ड कैनिंग। ये पहला वाइसरॉय बना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने जब वाइसरॉय बना, तो इसने ये घोषणा की कि जो भारतीय राजा हैं, रियासतें हैं, उनके साथ जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर संधियां की गई थी, उसको मान्यता दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों के कारण ही यह विद्रोह हुआ था। जब कैनिंग ने ये देखा कि विद्रोह का मेन रीजन क्या है, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोषपूर्ण नीतियां। तो नीतियों को दूर करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने जो पुरानी संधियां थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियां की थी, जो सही संधियां है, उनको मान्यता दी गई। और इसके साथ ही जो क्राउन ने भी यह घोषणा की कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार भारत की रियासतों को, भारत के लोगों को, उनकी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को फिर से मान्यता प्रदान करेगी। यानी उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनको गोद लेने की प्रथा फिर से दे दी गई इसके तहत। याद रखना है आपको, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, गोद निषेध प्रथा अधिनियम लाया, उसी के तहत ये क्रांति भड़क उठी, वही उसने चिंगारी का काम किया था। तो क्राउन, ब्रिटिश सरकार ने या क्राउन ने घोषणा की कि भारतीयों को क्या किया जाएगा, उनकी परंपराओं के अकॉर्डिंग राज करने का अधिकार दिया गया। यानी कि आप गोद ले सकते हो, आप गोद प्रथा वापस लागू कर दी। और जो हड़प नीति थी, हड़प नीति को त्याग दिया गया, क्योंकि हड़प नीति के कारण ही क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, यह भी प्रमुख कारण था। तो गोद प्रथा वापस चालू कर दी, हड़प नीति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो अवधारणा थी, यानी कि साम्राज्यवादी क्या था कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश क्षेत्रों में मिलाना, इस साम्राज्यवादी नीति को क्या कर दिया, त्याग दिया गया। क्योंकि ये नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, और इसी नीति के कारण क्या हुआ था, बहुत सारे जो राजा थे वो क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए थे, उन्होंने इसी वजह से क्रांति में भाग लिया था। तो एनालिसिस करने के बाद ये देखा गया कि गोद प्रथा, हड़प नीति और साम्राज्यवादी नीतियों के कारण क्या हुआ था, ये क्रांति में भारतीय राजाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो उन सब नीतियों को त्याग दिया गया, जिनकी वजह से क्या हुआ था, क्रांति संपन्न हुई थी। तो साम्राज्यवादी जो अवधारणा थी, इसको त्याग दिया गया, क्योंकि इसके बाद क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार करने की चेष्टा नहीं की थी। तो ये एक कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। और ये याद रखना है कि जो ये भारत सचिव था, भारत सचिव जो था, ये 15 सदस्य की एक परिषद बनाई गई इसके अंदर में, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की क्या बनाई गई थी, परिषद बनाई गई थी, इसकी सहायता के लिए। ठीक है, याद रखना। और परिणामों के तहत क्या किया गया, और देखो, और क्या किया गया कि सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि सेना के कारण ही तो जो चिंगारी का काम किया था, जो सबसे तत्कालीन कारण था वो था सैनिक कारण।
तो सेना की वजह से ये विद्रोह हुआ था। पहले सेना का अनुपात कहते हैं 1:4 था, अब अनुपात 1:2 अनुपात कर दिया, यानी कि एक 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 सैनिक तो यूरोपियन और 2 सैनिक भारतीय होंगे, यानी कि इसको घटा दिया गया, भारतीय सैनिकों को घटा दिया गया, यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया गया, 1:2 में सेना रखी गई। और इसी के साथ ही क्या किया गया कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जैसे गोला बारूद बंदूक आदि, इनकी जिम्मेदारी भारतीयों को नहीं दिया गया, क्योंकि यूरोपियन लोग जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थी वो चेत गई थी, उनको पता चल गया कि अगर हम इंडियंस को उनके हाथ में गोला बारूद आदि के क्षेत्र या फिर इनकी जिम्मेदारी उनको देंगे तो हो सकता है कि वो फिर से विद्रोह कर दे। तो उनको इन जिम्मेदारियों से दूर कर दिया गया, और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, महत्वपूर्ण सामग्री की जिम्मेदारी यूरोपियन को दी गई, भारतीयों की जिम्मेदारी हटा दी गई। जैसे कि गोला बारूद की जो जिम्मेदारी थी, गोला बारूद ये सब किसको दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, भारतीयों को इन क्षेत्रों से हटा दिया। गोला बारूद की सुरक्षा आदि यूरोपियंस को दी गई और भारतीयों को निचले पदों तक ही सीमित रखा गया। याद रखना है आपको। आगे देखो, और क्या किया गया कि सरकार ने भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने भारतीय लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है बिना सरकारी की अनुमति के हथियार नहीं ले सकता, क्योंकि क्रांति का किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन सरकार इनको नहीं देना चाहती भारतीयों को, याद रखना, क्योंकि उनको पता चल गया। इससे क्या हुआ कि आत्मरक्षा के लिए भी हथियार रखने से उनको वंचित कर दिया गया, किनको, भारतीयों को। और इसके तहत क्या किया गया, और देखो कि ब्रिटिश सरकार ने देखा कि 1870 में जो क्रांति हुई थी उसमें देशी रियासतों की महत्वता कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देशी रियासतों ने ही भारतीय क्रांति, इसे 1870 की क्रांति को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो उनको भारतीय रियासतों के साथ संबंधों की महत्वता का पता चला कि अगर मधुर संबंध स्थापित होंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भी वो अंग्रेजों की सहायता करे और किसी प्रकार का कोई जो है धोखाधड़ी ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं करेंगे, वो मतलब उनके साथ कोई जालसाजी नहीं करेंगे। तो इसके तहत क्या किया गया था, उनको ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के साथ संबंध मधुर बनाने के लिए उनको पारंपरिक जो रीति रिवाज थी उनको फिर से अपना लेने की आज्ञा दे दी कि उनको अधिकार दे दी कि आप गोद प्रथा भी कर सकते हो। ब्रिटिश सरकार आपके मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो संधि है उस संधि को बरकरार रखा जाएगा। बस आपके ये जिम्मेदारी कि आप ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त बने रहे। तो ये एक नया नीतियों में परिवर्तन किया गया। इसके तहत क्या गया कि ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों में फिर से मधुर संबंध स्थापित हो गए। और देखो इसके साथ सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि धर्म और नस्ल के आधार पर जो पहले भेदभाव किया जाता था, क्रांति में सैनिकों के साथ क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि सैनिकों के क्रांति का एक कारण ये भी था क्योंकि सैनिकों के साथ धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था सेना में।
तो धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव जो था वो समाप्त कर दिया गया। भेदभाव समाप्त करके और क्या कर दिया गया, जो न्यायिक क्षेत्र है, सिविल सेवा क्षेत्र है, उनमें सबको बराबरी की भागीदारी दे दी गई, यानी कि आप इनमें सेवा कर सकते हो। प्रशासनिक सेवा में प्रवेश देने की घोषणा की गई योग्यता और शिक्षा के आधार पर। क्या किया गया, इनके भेदभाव समाप्त करके प्रवेश देने की घोषणा की गई प्रशासनिक सेवाओं में। कौन सेवाओं में? प्रशासनिक सेवाओं में। भारतीयों की भागीदारी बढ़ाते हुए प्रशासनिक, विधायी एवं न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन किए गए। यह परिवर्तन भारत वर्ष में अधिनियम 1961 में किया गया। इससे न्यायिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, न्यायिक क्षेत्रों में, विधायी क्षेत्रों में और प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन आए। न्यायिक क्षेत्रों में परिवर्तन देखो कब किया गया, न्यायिक क्षेत्र में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। विधायी क्षेत्र में परिवर्तन किए गए, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम यानी कि इसके तहत जो परिषद थी उसमें भारतीयों को भी क्या दिया गया, गवर्नर जनरल उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया, भारतीयों को भी सेवा में रखने का मौका दिया गया, यह था 1861 में। और जो प्रशासनिक सेवा अधिनियम था ये कब लागू हुआ था, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1961 ये। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, इसके तहत जो आईएएस की नौकरी है, पहले आईसीएस कहलाता था वो, उसको अब ऐसे आप अपन आज आईएएस बोलते हो, पहले आईसीएस कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि भारतीयों को उसमें सिलेक्ट होने का मौका दिया गया शिक्षा और योग्यता के आधार पर, जिसमें से देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो पहले, सत्येंद्र नाथ टैगोर वो पहले वो थे आईएएस अधिकारी जो कि इस सेवा के तहत चुने गए, ठीक है। ये परिवर्तन आए गए। इसके बाद क्या, इसके अलावा देखो जो अंग्रेज थे वो अंग्रेजों ने भारतीयों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, भारतीयों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब भारतीयों से दूरी क्यों बनाना, यानी कि वो चाहते थे कि अंग्रेजों के जो राज हैं वो यहाँ पर किस वजह से राज कर रहे हैं, जो उनके मुख्य खुफिया राज है वो भारतीयों को पता ना चले। अगर भारतीयों को पता चल जाएगा तो क्या कर देंगे, विद्रोह कर सकते हैं। तो उनको इस वजह से उन्होंने भारतीय से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। और देखो 18 की क्रांति में क्या हुआ था, इस क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी। क्या दिया, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, एक महत्व भी है 18 की क्रांति का महत्व जब पढ़ते हो आप उसमें दिखाया गया हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया था और क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ये हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें फिर से क्रांति देखने को मिले। अगर हमें भारत में राज करना है तो डिवाइड एंड रूल,
यानी बांटो राज करो की नीति को अपनाना होगा, हिंदू मुस्लिम एकता को हमें तोड़ना होगा। और इसके लिए उन्होंने पुरानी जो दंगे फसाद थे उनको वापस से पुनर्जीवित किया, और हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव यानी कि उनको डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, उनमें एक उनकी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने जो नीति अपनाई वो थी बांटो और राज करो। बांटो व राज करो, इंग्लिश में बोले तो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये नीति अपनाई, क्योंकि इस क्रांति में दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और आगे हम चलकर देखते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की थी, और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रहे थे। आपने जो 1947 का जो बंटवारा देखा, वो बंटवारे की उपाधि थी यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। क्रांति के बाद से ही अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने की, यानी तुष्टीकरण करने की, उनको तुष्टीकरण करने की नीति अपना ली थी, और इसके तहत ही आगे चलकर हमें विभाजन भी देखने को मिलता है। वो इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि क्रांति में दोनों ने एक साथ भाग लिया, अगर एक साथ रहे तो अंग्रेजों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की, और यहीं से स्टार्टिंग कर दी थी उन्होंने, जो कि आगे हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और इसके तहत क्या परिणाम निकले कि उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति जो थी, उसमें एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों की उपेक्षा की है, भारतीय हितों की उपेक्षा की है, भारत के जो आम जनता है उनके हितों की उपेक्षा की है। तो उन्होंने उस हितों की उपेक्षा ना करते हुए अब नई नीतियों में परिवर्तन लाया और उनके हितों की भी पैरवी करने लगे, यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो भारतीयों को। इसके लिए उन्होंने उनके हित के में कुछ कदम भी उठाने चाहिए, इस प्रकार के कई आश्वासन दिए जाने लगे वो उनके हितों के लिए। ठीक है, एक ये कर लेना। और देखो कि उन्होंने क्या कह दिया कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, क्रांति में देखा कि राष्ट्रवाद की भावना प्रबल जोर से पकड़ बना रही है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको दबाने के लिए उन्होंने सबसे जो मुख्य हथियार था वो था प्रेस, यानी कि अखबार। अखबार जो था ये क्या करता था, ये चिंगारी का काम करता था, क्योंकि राष्ट्रवादी जो अखबार थे वो जब लोग पढ़ते थे तो उनमें क्या होता था, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती थी। तो इसके तहत क्या किया गया इसके बाद कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड लिटन के टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाया गया 1848 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये लाया था लिटन के टाइम पर, लॉर्ड लिटन के टाइम पर। इसमें देसी समाचार पत्र जो थे उनको प्रतिबंध कर दिया गया। अगर वो किसी ऐसी अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई विद्रोह वाली न्यूज छापते हैं तो उनको प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उनके अखबार को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसी राष्ट्रवादी भावना को रोकने के लिए उन्होंने प्रेस जैसे एक्ट भी पारित किए, ताकि क्या हो कि लोग जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावना से, राष्ट्रवादी गतिविधियों से नहीं जुड़ सके। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्रांति का प्रमुख कारण रही, कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो रहा था। उन्होंने मिलकर एक साथ विद्रोह किया, और विद्रोह को जो स्वरूप प्रदान किया था, वो राष्ट्रवादी भावना का जो स्वरूप प्रदान किया था वो किया था इस अखबार ने। और तो अखबार को उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी समाचार पत्र एक्ट अधिनियम के तहत उन्होंने क्या कर दिया कि अगर कोई राष्ट्रवादी भावना जिसमें कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी भड़काऊ या खबर है जिससे कि लोग बाग अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठे, तो अगर ऐसी खबर को छापता है तो उसके अखबार को और उसकी जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे अधिनियम लाकर क्या किया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को, राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये इसका परिणाम निकला। और विद्रोह की संपूर्ण लागत का जो बोझ था वो भारतीयों पर डाल दिया गया। विद्रोह जो हुआ था, विद्रोह की जो लागत थी, मिलने हर्जाना, वो सब भारत पर लाद दिया गया। विद्रोह का विद्रोह की लागत का बोझ
इस पर डाल दिया गया भारत पर। इसके तहत क्या गया 98 मिलियन का क्या लिया गया, कर्ज लिया गया भारत के ऊपर। क्या लिया गया था, इसमें से इसके तहत क्या किया गया 98 मिलियन पाउंड, कितने मिलियन पाउंड जो थे वो ऋण बढ़ा दिया गया भारत के ऊपर, भारत पर, जिसमें 2 मिलियन पाउंड तो वार्षिक ब्याज था, ये कर्ज बढ़ा दिया भारत के ऊपर, याद रखना। और देखो, और एक जो परिणाम में निकला कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूर नीतियों का सहारा लिया। कई जगह तो उन्होंने जैसे कि अवध में तो उन्होंने स्त्री और बच्चों तक को फांसी पर चढ़ा दिया, उनके कत्लेआम कर दिया। तो उनकी जो विद्रोही, जो उनकी जो कत्लेआम की जो प्रवृत्ति थी, उसका जो सही चेहरा था, स्पष्ट चेहरा था, वो भारतीयों के सामने आ गया। और भारतीयों को ये महसूस होने लग गया कि जो ये अंग्रेज है जो हैं ये काफी अत्याचारी है, ये निर्दयी है, और इनको भारत से बाहर निकालना ही श्रेष्ठ हो। तो आगे चलकर विद्रोह के बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि विद्रोह करने पर वो निर्ममतापूर्ण अत्याचार से उस विद्रोह को दबा रहे हैं, तो उन्होंने आगे चलकर असहयोग यानी कि असहयोग का रास्ता अपनाया, और ये रास्ता काफी कारगर साबित हुआ। ये गांधी जी को जब हम पढ़ेंगे, गांधी से पहले जब कांग्रेस को पढ़ेंगे, जिसमें ये असहयोग का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि उनको सहयोग नहीं देना, इस प्रकार की नीति अपनाई गई, जिससे कि दमनकारी पूर्ण नीतियों से, अंग्रेजों की जो अत्याचारपूर्ण नीतियां थी उनसे बचा जा सके। और ये काफी कारगर भी साबित हुआ, और इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। और देखो, इस एक्ट के तहत और क्या परिणाम निकला। इस एक्ट के तहत परिणामों की बात की जाए तो, और देखो, इस एक्ट के तहत भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि हम अंग्रेजों को क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विचारधारा प्रचलित थी कि अंग्रेज अपराजय है। अंग्रेज क्या है, अपराजय है, ये अवधारणा प्रचलित थी। लेकिन जब क्रांति हुई, क्रांति में कई जगह पर अंग्रेजों को बुरी तरह से मात दी गई, तब लोगों में, भारतीय जनता में ये विश्वास पैदा हुआ कि हम चाहें तो अंग्रेजों को भी बाहर से बाहर निकाल सकते हैं। अंग्रेज जो अपनी अपराजय का ढिंढोरा पीटते हैं, उसको अगर भारतीय लोग चाहें एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करें, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। तो उनकी जो अपराजय की अवधारणा थी, ये अवधारणा भारतीयों को समझ में आ गई कि भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं अगर वो चाहे तो ये सब कुछ हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के परिणामों के रूप में ये सब हमें देखने को मिलता है। जिसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक अधिनियम लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत, जिसमें क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, उसकी जगह क्या हो गया, एक भारत सचिव नया पद आया, जिसके तहत 15 सदस्यों की एक परिषद उसको सहायता देने के लिए रखी गई। और जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वाइसरॉय का खिताब मिला। और जो था भारतीयों के साथ, जो भारतीय रियासतों के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने रिश्ते थे, उन रिश्तों को और मजबूत बनाया गया।
ब्रिटिश क्राउन ने जो प्राचीन मान्यताएं थी भारतीयों की उनको वापस से रखने के उनके अधिकार को मान्यता दी और गोद प्रथा वापस से लागू कर दी गई कि अगर आपके पास बारिश नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी ब्रिटिश सरकार आपके राज्य को नहीं हड़पेगी, बल्कि आप अपना किसी भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद लेकर आपको उसको अपना उत्तराधिकारी बना सकते हो और ब्रिटिश सरकार उसे इजीली खुशी खुशी आपका उत्तराधिकारी स्वीकार करेगी। आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और जो है इसके तहत क्या क्या और क्या है जो कि ब्रिटिशों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो समाप्त कर दी गई कि देसी रियासत के तहत क्या घोषणा की कि देसी रियासतों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन अब साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग देगी और आपके राज्य को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। और ये सब परिवर्तन इस एक्ट के तहत किए गए और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिणाम निकल के आया वो था कि अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अगर हम देसी रियासतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बना के चलेंगे तो हो सकता है और ये इन फ्यूचर अपनी और भी ज्यादा हेल्प करेंगे और इनके साथ सहयोग करके ही चलना ही हमारे हित में है, क्योंकि अगर इनके साथ सहयोग करके चलेंगे तो ये अपना सहयोग करेंगे तो अपन इनका सहयोग करेंगे तो ये अपना सहयोग करेंगे और अपने इन सहयोग से ही क्या होगा हम ब्रिटिश भारत पर लंबे समय तक राज कर सकते हैं और भारत की जो धन दौलत संपत्ति है उसको हम इंग्लैंड ले जा सकते हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि भारतीयों के साथ सहयोग करके चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही अपने यानी इंग्लैंड के हित में है, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो जितना धन जो आता था वो इंडिया से ही जाता था, क्योंकि इंडिया उस समय चिड़िया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, काफी सारा धन था यहाँ पर। और इसके साथ ही उन्होंने देखा कि अगर यहाँ के लोगों को अगर अपने कंट्रोल में रखना है तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा, इनको एकता इनकी जो एकता है इनका जो आपसी प्रेम है उसको तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ेगा हिंदू मुस्लिम भेदभावपूर्ण हिंदू मुस्लिमों को आपस में भिड़ाकर, यानी उनको एक दूसरे के खिलाफ ऐसी विद्रोही भावनाएं फैलानी पड़ेगी जिससे कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जा रहे। इस दुश्मनी का फायदा अंग्रेज इजीली उठा पाएंगे। जैसे कि इन फ्यूचर हमें देखने को मिलता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और क्या होता है कि हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफी तनातनी का माहौल भी चलता है और 1947 में पाकिस्तान के बंटवारे तक की बात आ जाती है और हिंदुस्तान का बंटवारा भी इसी नीति के तहत या अंग्रेजों की चाल के तहत ही होता है। तो ये सब जो परिणाम थे वो 78वें क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रांति का स्वरूप क्या था, आखिर क्रांति सैनिक क्रांति थी, राष्ट्रीय विद्रोह था या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था या एक सोच समझी चाल थी, जो कुछ भी इसका स्वरूप था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।